नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में डटे होंगे। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमारी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और जो हमें देख रहे हैं, उन सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी लोग हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, इसका आभार। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है, हम आपको फ़ील कराना चाह रहे हैं जैसा आप एग्ज़ाम में फ़ील करें कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे हल करें और क्वेश्चन पेपर से ही कराने जा रहे हैं। इसीलिए हमने आज सीटेट जनवरी 2024 का पेपर लिया है। इसमें हम आपको आज एसएसटी का पार्ट कराने वाले हैं, जिसके 60 क्वेश्चन है। 60 के 60 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। अगला कुछ समय आप मतलब बिल्कुल तैयारी के साथ रहिए। अपना पेपर, पेंसिल, ओएमआर वगैरह जिस पे भी आप करना चाहो वो बिल्कुल तैयार रखिए और उस पर अपनी प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ आंसर आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिसमें आपको एसेशन और रीजन का क्वेश्चन मिला है। इस तरह के क्वेश्चन से डरना नहीं है। बेसिक आपके लिए अगर आपकी नॉलेज है तो उसको जरूर ट्राई करें एक बार, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे भी आप इसके आंसर मिल सकते हैं। जैसे उन्होंने अभिकथन ये बोला है कि 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती दो भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब हुआ था, उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, और ये बिल्कुल बात सही है कि उस समय जो आपका बम्बई प्रांत था उसको दो में बांट दिया गया, मराठी और गुजराती के लिए। मराठी के लिए आपका महाराष्ट्र हो गया, गुजराती के लिए आपका गुजरात हो गया। इसका जो कारण वो दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ, बिल्कुल सही बात है। पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए, हरियाणा हरियाणवी या हिंदी के लिए, ये भी बात सही है। यानी पंजाब का 1966 नवंबर 1966 में हुआ था, जिसमें दो राज्य आपको बने थे, एक तो पंजाब पंजाबी के लिए और इसके अलावा हरियाणा हरियाणवी या हिंदी के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिकथन ए जो कह रहा है क्या उसका जिक्र कारण में है या नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है बम्बई और गुजरात की, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, पंजाब और हरियाणा की। यानी इसी की तरह की एक और बात कह दी, लेकिन इसका रीज़न उन्होंने नहीं दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। दोनों ए आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किस वजह से छोटा तिब्बत कहते हैं लद्दाख को? एक तो क्वेश्चन यही तैयार हो गया, कभी कभी यही पूछ लेता है कि निम्न में से छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है, तो आप याद कर लीजिए लद्दाख को। अब किस वजह से कहा जाता है? पहला है भौगोलिक समीप, धार्मिक समानता, समान भोजन, भाषाई समानता। तो भौगोलिक समीप तो नहीं है, ये तो ऑप्शन यही गलत हो गया। हाँ, धार्मिक समानता भी है, समान भोजन है, भाषाई समानता नहीं, बाकी सारी चीज़ें सेम है। इसीलिए इसका हो गया आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही, BCD। प्रश्न नंबर 33 है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? कौन शताब्दी की बात की गई? 7वीं। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ये बाकी तीनों चीज़ें, इन पे तो उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया, लेकिन हाँ चौथे वाले को उठाया था, सामाजिक विशेषाधिकार किसी जन्म का परिणाम है। प्रश्न नंबर 34 है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? यानी कहने का मतलब ये आपकी अगर पृथ्वी है तो इसके चारों ओर जो वायुमंडल है इसको छोड़ के क्यों नहीं चला जाता है, ये इसी के साथ क्यों जुड़ा रहता है? इसकी वजह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कोई भी जो पिंड है जिसके पास अगर मास है तो वो दूसरी जो पिंड होगा या मास होगा उसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और किधर से किधर की तरफ होगा? कम से ज़्यादा की ओर। तो पृथ्वी का द्रव्यमान वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है ग्रेविटेशन रूल क्या था न्यूटन का, F बराबर G(m1 m2/r²). डिपेंड करता है आपकी दूरी पर और मास पर, दोनों पिंडों के। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। और ज्वार भाटा जो होता है वो चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है, ये है। प्रश्न नंबर 35 आ गया आपका, फिर से एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण ध्यान से पढ़ेंगे इसको। पहला है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में आए। कौन सी वास्तुकला की बात कर रहे हैं? मुगल। और किसके काल की बात कर रहे हैं? शाहजहां की। तो बिल्कुल ये तो बात सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। आपको पता है आगरा और दिल्ली में कितनी सारी चीज़ें उन्होंने बनाए, चाहे दीवाने आम, दीवाने खास, कई सारे। और आगरा में आपका देखिए शाहजहां के काल में ताजमहल, मस्जिद, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए ये ऑप्शन भी इनका सही हो गया। यानी इसकी रीज़न यही तो रहा है। इसका रीज़न अभिकथन जो इन्होंने कहा है उसका रीज़न ये आ रहा है, क्योंकि इसमें भी वही बात हो रही है वास्तुकला की ही। इसमें इंटरलिंक है दोनों में, तो सीधी सी बात यह है, ये इसकी व्याख्या कर रहा है। यानी दोनों कथन ए आर सही और आर ए की व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 36 है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। नक्षत्र मंडल, ग्रह, सूर्य, उपग्रह। ग्रह और सूर्य तो है, नक्षत्र मंडल ये कुछ नहीं है। उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा,
ध्रुव तारा भी तारा ही है एक तरह से, तो उपग्रह ग्रह सही है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बाकी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह में सप्तऋषि यानी 7 तारों का जो तारों का समूह है उसको कहते हैं, तो ये भी कोई खगोलीय पिंड नहीं कह सकते, ये तो उसी का पार्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 37 है, कथन ए और बी को पढ़िए। इस तरह के भी प्रश्न आने वाले हैं कि कथनों को पढ़िए, उन दोनों में से कौन सा कथन सही, ए सही है, बी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या दोनों में से कोई एक सही, इस तरह से, या दोनों गलत है। ऑप्शन आपका दे रखा है, जेम्स मिल 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में, जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। ये बात बिल्कुल सही है। ये अर्थशास्त्री थे, आपके स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे और राजनीतिक दार्शनिक भी थे। ब्रिटिश भारत का इतिहास इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें एक्चुअली हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया था इसके लिए। और इसके अलावा ऑप्शन जो इन्होंने भी दिया है, इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इसमें नहीं उन्होंने बांटा था, मैंने आपको बता दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस हिसाब से बांटा था, इसलिए ये वाला तो आपका हो गया गलत, पहला ही सही है। तो इसमें आपको देखना है सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन, ए सही है किंतु बी गलत। प्रश्न नंबर 38 है, रेलवे नेटवर्क, अच्छा हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेलमार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मतलब अब रेलमार्ग काफ़ी बनाए जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी, उसका रीज़न क्या है। पहला है, पहाड़ों में रेलमार्गों का निर्माण आसान होता है, पहाड़ महाक्षैत हैं, पहाड़ी लोग रेलमार्गों को बना रहे हैं, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। देखो आसान तो बिल्कुल नहीं होता पहाड़ों में रेलमार्ग, पहाड़ महाक्षैत हैं, हाईली इरोडेड हैं, ऐसा भी नहीं है। तीसरा है, पहाड़ी लोग रेलमार्गों को बना रहे नहीं, सबसे मेन आंसर ऑप्शन नंबर 4, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का हुआ है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी अब आ गई है तो उससे हम वहाँ पे काम करना आसान हो गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 39 है, ए और बी को ध्यान से पढ़ें, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया आपको, दोनों में से कोई आपका सही होगा, ये गलत होगा। पहला है आपका, 1970 में बंगाल में भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, आपने चाहे एनसीईआरटी बुक में, तो आपको अकाल के बारे में पढ़ा ही होगा। ये विनाशकारी लगभग पड़ा था 1769 से लेकर 1773 तक बीच में एक विनाशकारी अकाल पड़ा बंगाल, बिहार, निचले गंगा के मैदानों में, जहाँ की लगभग 1/3 आबादी नष्ट हो गई, अनुमानित 10 मिलियन लोग भुखमरी से मारे गए। इसमें इसके अलावा जैसे असम है, उड़ीसा है, झारखंड और बांग्लादेश के क्षेत्रों में भी इसका जो है प्रकोप रहा। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई है, तो मैंने आपको भी बताया, बिल्कुल सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 40 है, भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं, शंकुधारी वन नहीं, इसमें मैंग्रोव वन उगते हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में इसका विस्तार है, तो किसकी स्थिति है, उपोष्ण की स्थिति है। सी है, इस क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है, बिल्कुल सही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया दूसरा सही, बी सी डी। प्रश्न नंबर 41 है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई थी। ऑप्शंस आपके हैं, पंडिता रमाबाई, वीरेशलिंगम पुंतुलु, ताराबाई शिंदे, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, ताराबाई शिंदे, जिन्होंने जो है अपनी प्रतिभाशाली रचना जो है स्त्री पुरुष तुलना को प्रकाशित किया, जिसका अर्थ है महिलाओं और पुरुषों की तुलना। यह पुस्तक उच्च जाति के घरों में पितृसत्तात्मक प्रथाओं की तीखी आलोचना करती है। प्रश्न नंबर 42 है, गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें देखो ऑप्शंस आपके गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान और किरथर हिल्स और नीलगिरी हिल्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, सुलेमान और किरथर हिल्स। ये एक्चुअली पाकिस्तान, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का घर है पाकिस्तान में। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण तक सुलेमान पर्वत तक फैली हुई है, और वहाँ पे जो है लगभग 8000 साल पहले लोग सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर निवास करते थे, और मुझे लगता है कि वहाँ पे वो खेती करने वाले, वे मतलब या फसल उगाने वाले पहले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 43 है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। अभिकथन ए कह रहा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वो अच्छे हैं, पहला ये बोल रहे हैं। दूसरा है, इसका रीजन दे रखा है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं।
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन लगभग 78-79 के आसपास, 78%, और आपकी ऑक्सीजन 21%, बाकी 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है और ये सारी गैसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। प्रश्न नंबर 45 है, दो कथन है आपको देखने, दोनों सही है या कोई एक सही है। इसमें दिया है वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। तो ये तो ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही बात है। वेद समाज का जो है स्थापना हुई थी 1864 में मद्रास के, और केशव चंद्र सेन और के श्रीधर नायडू के प्रयास से। केशव चंद्र सेन और कौन साथ में कौन था, के श्रीधर, इनके प्रयासों से हुई, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और लेकिन अब दूसरा कौन सा है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये गलत है ऑप्शन नंबर, इसलिए इसका ए तो सही है लेकिन बी गलत है। 45 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा, ए सही है किंतु बी गलत है। प्रश्न नंबर 46 है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई। ये तो सीधे सीधे आप गेस लगाइए, मैं सीधे सीधे आंसर बता दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 18 वर्ष और 16 वर्ष। और ये जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 को शारदा अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये हरविलास शारदा द्वारा प्रायोजित है, ये ध्यान रखिए, ये शारदा अधिनियम इसको बोलते हैं, और किसके द्वारा, हरविलास शारदा। नंबर 47 है, भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। पहला है, यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। तो जलोढ़ मृदा में तो होता है बिल्कुल, क्योंकि बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक हैं। इन राज्यों की विशेषताएं क्या है, यहाँ पे देखो, एक तो टेम्परेचर भी हाई रहता है, ये आप दिमाग लगा सकते हैं होता क्या, उस हिसाब के वहाँ की जलवायु देख सकते हैं, टेम्परेचर हाई रहता है। इसके अलावा आपका क्या है, एक तो बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि उधर की तरफ आप बढ़ोगे बारिश ज़्यादा होगी, यानी मतलब बारिश कितनी चाहिए, भारी वर्षा चाहिए, सीधी सी बात है, यानी ज़्यादा रेन भी ज़्यादा चाहिए। दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आप यहाँ से एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस को, जैसे यहाँ इसमें लिखा है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। निम्न तापमान और निम्न वर्षा, ये गलत हो गया यहाँ पे। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता है। आपको वो ऑप्शन देखना है जिसमें बी और डी कन्फर्म है, आपको मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, पहले तो वो ऑप्शन देखना, और सी गलत है ये आपको पता चल गया, तो ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें ए, बी और डी तीनों यही हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 2, ए, बी, डी सही है। प्रश्न नंबर 48 है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है। इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, बिल्कुल सही है, वायु की गति यानी हमेशा होगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, बाकी ऑप्शन आपका गलत ही है, निम्न दाब से उच्च दाब की ओर। संघनित वायु की गति, यहाँ पे कंडेंस एयर का कोई काम ही नहीं है। इसके अलावा पौधे और जीव जंतु गति, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। प्रश्न नंबर 49 है, पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि ये स्थल रुद्ध हैं, ये महासागरों से घिरी हैं, दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। यहाँ सूर्य किरणें तिरछी होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ठीक सीधे ऊपर होता है तभी सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ऊष्मा के बारे में पूछा गया है तो सीधे दिमाग यहीं पे जाना चाहिए, ऊष्मा का संबंध सीधे से सौर ऊष्मा से ही है। प्रश्न नंबर 50 है, एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर कहा जाता है, ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं है, ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए नहीं है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें कहीं की अगर दूरी पता करनी है तो उससे क्या करते हैं हम लोग, ये पता कर सकते हैं, स्थितियों का, ठिकानों का पता कर सकते हैं। ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए, ये भी कोई हमारा मेन मोटिव नहीं है। ये पृथ्वी पर हल रेखा है तो पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को अंकित करती है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। प्रश्न नंबर 51 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं वाला आपको देखना है, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना की। और कब हुई थी मैं आपको अब आगे पढ़ लेते हैं। 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। और इसमें जो थे आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और अन्य लोग थे, ठीक है। ऑप्शन 3 है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई, यही गलत हो गया, क्योंकि या तो ये सही होता है ये सही होता, या तो दिल्ली में हुई थी या फिर पंजाब में, लेकिन इसकी दिल्ली में हुई, पंजाब में हुई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया, चूंकि नहीं पूछा था, यही ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी सही ऑप्शन पढ़ लेते हैं। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की, इसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से पढ़ा होगा। प्रश्न नंबर 52 है,
राजस्व वसूली व्यवस्था यानी अभिकथन है राजस्व वसूली व्यवस्था महलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, 1822 में की थी, जिसका बाद में समीक्षा जो हुई थी वो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसकी समीक्षा हुई थी। अब इसका रीजन देख लेते हैं। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। बात ये भी ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, इसका परिणाम कह सकते हैं। अतः ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हमें रीजन में ये देखना है कि किस वजह से शुरुआत करनी पड़ी हमें इसकी, वो यहाँ पे नहीं बताया गया है। सीधे सीधे इसका परिणाम बता दिया कि रिजल्ट में क्या हुआ। प्रश्न नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने बात सुनी होगी बहुत सारी, इसमें ऑप्शंस आपको दिए रखे हैं। पहला है संसाधनों की खपत को घटाना, तो बिल्कुल सही बात है, हमें ज़्यादातर संसाधनों का बड़ी ही होशियारी से यूज करना है, उनको बहुत ज़्यादा खपत नहीं करनी, जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि अपनी भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रख के संसाधनों का उपयोग करें। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना, देखिए यहाँ पे घटाना कर रहे हैं, यहाँ वृद्धि कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। तीसरा है संसाधनों का पुनः चक्रण, बिल्कुल सही, रिसाइकलिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, वेस्ट ना करें, रिसाइकलिंग करें, उसको फिर से मतलब नए उत्पाद में बदल लें। वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये भी ठीक बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ए, सी और डी, देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 54 है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है जिसके बारे में हमें किसके बारे में जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम, ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वान और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ये एक तरह से तमिल शैव कृति है। इसमें शैव सिद्धांत जैसे भक्तिपूर्ण दैतवादी आस्तिकता से लेकर कश्मीरी शैववाद जैसे योग उन्मुख अद्वैतवादी गैर आस्तिकवाद तक कई उप परंपराओं को शामिल किया गया है। इस कृति में साधारण पुरुषों महिलाओं के बारे में ही हमें जानकारी मिली है। प्रश्न नंबर 25 है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। देखिए ये तो सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज की उपयोगिता क्या है, प्रयोज्यता क्या है, उसी बेस पे हम उसको संसाधन मानते हैं। अगर उसका कोई यूज नहीं है तो उसको हम संसाधन नहीं मानते, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, कुछ भी हो। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, उपयोगिता या प्रयोज्यता। प्रश्न नंबर 56 है, विश्व का प्रेरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। सहायक परिस्थितियों का आपको चुनाव करना है। यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, देखो ये तो बिल्कुल गलत है, वहाँ लोग। तो दूसरा हो गया, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, ये बात तो आपकी ठीक है। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, ये भी बात ठीक है। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है नहीं, इन फसलों के लिए वर्षा पर्याप्त है, वहाँ जितनी वर्षा होती है, इसीलिए वहाँ पे जो मैदानी इलाका है वहाँ उचित तापमान है, उचित वर्षा और उपजाऊ नम मिट्टी है, इसलिए दुनिया का गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक यानी मुख्य उत्पादक है यहाँ पे, इसीलिए इसको विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ, बी और सी सही हैं, बी और सी सही है। प्रश्न नंबर 57 है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है यानी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल क्या है हमारी अर्थ का। मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्बी गेंद, ग्लोब। तो ग्लोब बिल्कुल एकदम आपको पृथ्वी जैसा गोल गोल दिखता है, आप उसको आराम से जो है अच्छे से लोकेट कर पाते हैं, अच्छे से उसकी इमेज बना पाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 58 है, असर्शन रीजन का फिर से क्वेश्चन आ गया है। अभिकथन ये कह रहा है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिनमें उनकी भाषा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। तो बिल्कुल सही है, पहला तो आपका इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। अब देखते हैं इसका रीजन। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी में पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। अब देखिए इसमें बात तो इन्होंने ये भी ठीक बोली है, लेकिन ये इस चीज का रीजन नहीं है। जो बात यहाँ पे रखी है, यहाँ पे सांस्कृतिक परंपराओं की बात की गई है, भाषा संगीत की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे सिर्फ परिवार के बारे में बात की गई है, इसलिए ये इसका रीजन नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। दोनों ए और आर सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 59 है, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं। आनुवांशिक बीमारी, तो आनुवांशिक तो हो नहीं सकती, ये तो आपको जन्म से ही मिलती है अंदर जीन्स के थ्रू। संचारणीय बीमारियां कहते हैं, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज जिनको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बाकी उपार्जित बीमारियां कौन सी होती है, एक्वायर्ड वाली, जैसे HIV एड्स वगैरह, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपकी है जन्मजात बीमारी, ये जन्म से होती हैं, और ऑप्शन नंबर 20 है। और संचारणीय बीमारी एक तरह से संक्रामक बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ आदि इनसे फैलती हैं, जिसमें आपको
पानी है, हवा है, भोजन इसके संपर्क के द्वारा तेजी से फैलता है, जैसे हैजा, निमोनिया, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो यहाँ पे यही गलत हो गया, क्योंकि आपको पता होगा ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इन्हें जाना जाता है और 3 बार रहे थे ये। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 में लाहौर अधिवेशन, इसके अलावा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। दूसरा है वे व्यवसायी और प्रचारक थे, ये बात बिल्कुल सही है। लंदन में रहते थे, सही है। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे, ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है, चौथा ऑप्शन। इसके अलावा इनकी जो नॉलेज मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की और 1865 इससे पहले 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 61 है, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर अभिकथन कह रहा है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बचपन से ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द चलती हैं, इसीलिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है प्रारंभिक स्तर पर। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा इसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये भी आपका बिल्कुल रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 62 फिर से अभिकथन और रीजन वाला आ गया। भारत के गांव में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, बिल्कुल सही है। उसका रीजन इन्होंने दिया है कि मानसून का अभाव, कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है, बिल्कुल सही। इसी की वजह से वो आत्महत्या करते हैं, सही रीजन दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका भी पहला ही सही हो गया। ए और आर दोनों सही है, तो आर एक ही सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 63 है, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं को सुरक्षा और तथा उन्हें नौकरी करने, परिवार की आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। क्या क्या ऑप्शन है आपके? बालवाड़ियों का प्रावधान, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान, रात की पाली के लिए लाने ले जाने की सुविधा। देखिए इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला है, संसद में महिलाओं की सीटों की आरक्षण। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें नौकरी करना, पारिवारिक आय में योगदान देना, तो आपके लिए जो है संसद में जो है वो नौकरी नहीं है, वो एक तरह से समाज सेवा कह सकते हैं या राजनीति है। तो इसमें पहला एक तो बालवाड़ी को प्रावधान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान हो और रात की पाली की शिफ्ट की लाने ले जाने की सुविधा हो, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ए, सी और डी। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? अब आपको अगर नहीं पता है परिप्रश्न उपागम क्या होता है, इसका मतलब होता है इंक्वायरी अप्रोच, इंक्वायरी करने वाली अप्रोच, उसको बोलते हैं परिप्रश्न उपागम। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, ये समस्याओं के सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य एकत्रित एवं मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, एक जल्दी सीखने का तरीका है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी 4 है, ए और बी। ये समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, यह ये साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, बिल्कुल गलत है। एक जल्दी सीखने का तरीका, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 65 है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृतियों को समझना, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्ति। अब देखिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाने कौशल आधारित आपको उद्देश्य की पहचान करनी है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी वो रीजन दिया था, उसका मेन रीजन है विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना एवं सम्मान करना, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर 66 है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कह रहा है, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। अब इसमें देख लीजिए आप, दूसरा है इन विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन भी सही हो गया कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और साथ इसके बिल्कुल इनको सामाजिक विज्ञान बनाती है, इनके आपस में अंतः संबंध है, लेकिन इसका रीजन नहीं है क्यों बनाती है, ये इन्होंने इसका रीजन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। ए आर दोनों सही है, आर एक की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर 67 है, सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। अब ये उद्देश्य आपको दे रखे हैं, कौन कौन से हैं? पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया, बिल्कुल सही बात है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है, कई पाठ्यपुस्तक, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ये यहाँ पे गलत हो गया।
पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा, जिसमें आपको दिया है ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही है, ए और डी, ए वाला और डी वाला, ये दोनों गलत है। प्रश्न नंबर 68 है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून के शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। यही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी मेन वजह यही है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और उसकी मेन भूमिका ये है कि कानून के शासन की रक्षा करना, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, यानी जो सीसीई है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, उसकी विशेषता नहीं है। यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है, बिल्कुल सही बात है। यह विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। तीनों पॉजिटिव बिल्कुल आंसर थे, इसलिए तीनों सही हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ही गलत होना है। यह विद्यार्थी के अंक निर्धारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है, बिल्कुल गलत है ये। प्रश्न नंबर 70 है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। अस्थायी का मतलब यही होता है कि अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, हाँ बचत भी होती है इससे। तीसरा, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग लिए लंबे समय तक काम करते रहते हैं। चौथा है, स्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला, ए, बी और सी। रिक्त स्थान में को सही विकल्प से भरें। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है, किसके लिए, जनता का शासन क्या होता है, लोकतंत्र, तो सही ऑप्शन नंबर 2 हो गया, लोकतंत्र, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्य धर्म के संदर्भ में सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, फिर उनमें से कोई 2 ऑप्शन आपके सही हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं, ये ऑप्शन हो गया गलत। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसका भी भाई इससे रिलेशन कोई नहीं है सैद्धांतिक दूरी से। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, तो यही ऑप्शन सही हो गया कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए और डी। प्रश्न नंबर 73 है, अभिकथन है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है, बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी, इसलिए ये तो ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 केवल ए सही है। प्रश्न नंबर 74 है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है, कैसी दृष्टि, आलोचनात्मक। अब इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। अब देखो, गरीबी और असमानता, गरीबी क्या है, भिखारी वाली यहाँ पे सिचुएशन दे दी। असमानता क्या है, एक तरफ लग्जरी कारें हैं, दूसरी तरफ बेकारी, दोनों एक जगह पे देखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ये तो सही हो गया पहला ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते, ये तो नहीं है। भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा, ये भी गलत है। सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, ये उन्हें आलसी नहीं बना देगा, ये भी नहीं। पहला ही ऑप्शन ठीक है, ऐसा क्यों है कि विलासकारी और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल पे देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। असंगत चित्रण का आपको देखना है, गलत वाला।
असंगत आ जाए, नेगेटिव वर्ड है ना। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता नहीं, हमें तुलना नहीं करनी है, पहले तो ये गलत हो गया। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अब चूंकि इसमें ये गलत हो गया था, ऑप्शन तो यही सही है पहला वाला, फिर भी बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये सीखने के में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। ये प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मूल्यांकन की बात की गई है। और कौन सी वाला, नैदानिक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, नहीं ये तो नहीं है, पहला वाला तो सही है। वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। इसमें प्रत्यक्षदर्शी के ब्यूरो और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, ए और डी। प्रश्न नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? अब इसमें आपको देखना है विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका, इसमें ये देखना है। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, पर क्या वह ऐसा करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा कराना, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन तो ऐसा आप पूछ सकते हैं। दूसरा है, किसी मुद्दे पर छात्रों का अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने के लिए कहना, ये भी ठीक है। छात्रों को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्रित करवाना तथा उनका शैक्षिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना, ये कोई बात नहीं, ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ए और बी। प्रश्न नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, बिल्कुल नहीं। एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों, क्रांति तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाना, बिल्कुल सही है। जहां वंश की बात हो, वंशावलियों की बात हो, किसी भी चीज का क्रमिक आपको वो दिखाना हो तो समझ जाइए, वहां पे हम ट्री चार्ट का यूज करते हैं। जनरली हम लोग बचपन में सीखते आ रहे हैं कि फैमिली ट्री है, बाबा कौन है, पापा कौन है, या बाबा के बाबा कौन है, इस तरह से। तीसरा, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, ये भी नहीं सही है। आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकीय चरों के वितरण के लिए, ये भी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एवं सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकता है? इंक्लूसिव बनाना है। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियों, तस्वीरों का प्रदर्शन, यही बिल्कुल सही हो गया, पहला ही ऑप्शन। बाकी पढ़ लेते हैं। केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, केवल शब्द आ गया इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो गलत हो गया। आसपास के उदाहरण से बचना, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें बचना शब्द आ गया। केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने को प्रोत्साहित करना, तो ये भी गलत हो गया, केवल शब्द आया तो गलती हो गई इसमें। प्रश्न नंबर 81, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हास्याई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हास्यीकरण पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय वस्तु प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी जिस समुदाय के बारे में आप बात कर रहे हैं उन्हीं के लोग वहाँ पे हों, तो इस चीज़ का हमें कितनी मतलब सेंसिटिविटी के साथ उस मुद्दे को संभालना है, उस पर आपको राय देनी है। पहला है, खास समुदाय के नाम लेने पर उन समुदाय के आए हुए लोग असहज महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस तरह के मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ संभालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं, सही बात है, कर सकते हैं। विद्यार्थियों से जबरन उनके अपने अनुभव साझा कराना चाहिए, जबरन तो कोई काम नहीं कराना, इसलिए ऑप्शन यहीं पर गलत हो गया। तो ए बी सी जिसमें दिया होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए बी और सी। प्रश्न नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशिष्टताएं हैं? परियोजना जो भी प्रोजेक्ट पर दिया जाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको देखना है। ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, बिल्कुल सही है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिले, तो ये तो घर पर ही करना चाहिए आ गया, तो यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि हम स्कूल में भी करा सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं घर पे ही हो। तीसरा है, सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, बिल्कुल सही। जहाँ समूह निर्माण की बात होगी उसका मेन उद्देश्य हो गया सहयोगात्मक कौशल का विकास करना। इसमें देखिए आपका पहला सही और तीसरा सही, इसलिए ऑप्शन ए और सी यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्रश्न नंबर 83 है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, फील्ड वर्क में जाके वो चीजों को देखता है और अनुभव करता है, सीखता है वहां से, इसलिए पहला ऑप्शन तो यही सही हो गया, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रदान करता है। प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने का कौशल विकसित करना, ये सारी चीजें बात की हैं। तथ्यों को याद रखने में मदद करना, इससे भी कोई रिलेशन नहीं है। ज्ञान परीक्षण करना, ये भी नहीं। प्रश्न नंबर 84 है, आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं,
या तो 3 ऑप्शन सही हैं या चारों सही हैं या कोई 2 सही हैं, इस तरह से ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? इसमें आपको विशेष रूप से अगर आप चुनाव प्रक्रिया को समझते हैं तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे और आंसर इसका सही से लगा देंगे। इसमें पहला है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है उसकी यही खासियत है कि हर 5 साल या जो भी जितना भी टर्म है जिस चीज़ का, उतने साल में हमें ये मौका होता है अपनी गलती सुधारने का या अपने जो है जिसको आपने चुना है उसको बदलने का, नए किसी को मौका देने का। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ये भी सही बात है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, एक तरह से मानकीकृत प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक वोट डालते हैं और विभिन्न सरकारी पदों के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं। चुनाव लोकतंत्र की नींव है जिसमें किसी भी देश की वयस्क आबादी अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसलिए इसके 3 ऑप्शन सही हो गए, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 85 है, आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? केस स्टडी, विचार मंथन, प्रदर्शन, सर्वेक्षण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, प्रदर्शन। आपको पता है पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य के रूप में प्राप्त करती है। पृथ्वी प्राप्त ऊर्जा को आने वाली सौर विकिरण के रूप में जाना जाता है, जिसे संक्षेप में आतपन कहा जाता है। आतपन पढ़ाने का यही सबसे अच्छा तरीका है, प्रदर्शन। प्रश्न नंबर 86 है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। बिल्कुल सही बात है। यह कथन अनुमान लगाता है कि अब इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन यहाँ पे यहीं पे सही हो गया ये। इसके अलावा अगला है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी ठीक है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते हैं, बिल्कुल सही। यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है, तो गारंटी तो प्रदान नहीं करता है, बाकी ऑप्शन तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, ए, बी और सी। प्रश्न नंबर 87 है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल सही बात है। संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। अगला है, परीक्षा निर्देश के आधार पर शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना, ये तो गलत हो गया। तो इसी ऑप्शन नंबर ए और बी दो ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, केवल ए और बी। प्रश्न नंबर 88 है, 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हास्यकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनमें भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, यानी ऐसा कौन से 2 चीजें हैं आपको ये बतानी है। इसमें समानता का अधिकार पहला है, दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो 2 ही चीजें आपको इसमें मेन है, एक तो समानता का अधिकार, दूसरा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। यही 2 चीजें हैं। अगर समानता का अधिकार मिलेगा यानी समान अवसर मिलेंगे तो वो भी आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा शिक्षा का अगर और संस्कृति के रूप में उनको अगर ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा अवसर मिलेंगे तो वहाँ से भी वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे समानता में आपको पता ही है, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध हो जाए और सभी धर्मों और भाषाओं के लिए समानता सम्मान मिलेगा, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो गया सही, ए और बी दोनों। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, इसकी आवश्यकता नहीं, यहीं से मिल जाएंगे इसको। प्रश्न नंबर 89 है, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों ए और बी पर विचार करें। ए है, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह है, विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। दूसरा है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। अब इसमें किस तरह की वो जांच कर रहा है ये आपको बताना। पहला पूछ रहा है, संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है। ये देखो, जिसमें कॉन्सेप्ट सीधे सीधे पूछा है कि प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है और ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो गया। अब तथ्यात्मक, ये फैक्चुअल नॉलेज है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, ये तथ्यात्मक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 पर। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी बात है, जाति व्यवस्था प्रचलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे प्रचलित धर्मों से अनेक
प्रकार के जाति धर्मों के पालन को, ये सही बात है। बाकी सबसे विशिष्ट है वो, इसीलिए ऑप्शन ये सही हो गया। विशिष्ट भाषा का प्रयोग भी करते हैं। ऊंच नीच की कम उपस्थिति, ये बात भी आपकी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, बी, सी और डी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव है, कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसे जरूर कमेंट करें।